हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्षम स्क्वाड सक्षम सिंह। ये हमारी भार्गव एमसीक्यू बुक सॉल्यूशन सीरीज का लेक्चर 5 है। इससे पहले लेक्चर 4 में हमने 100 क्वेश्चन तक कवर किया था। आज उसके आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके पहले का लेक्चर देख लीजिए। आइए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 101 कह रहा है, ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी द एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटेड एट, कि फ्लोरोस्कोपी में हम एक्सरे ट्यूब को कितने एमए पे ऑपरेट करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है लेस देन 2 एमए, ऑप्शन बी लेस देन 5 एमए, ऑप्शन सी मोर देन 5 एमए एंड ऑप्शन डी बिटवीन 5 to 10 एमए। तो हम जानते हैं कि जो हमारा फ्लोरोस्कोपी होता है उसको हम लेस देन 5 एमए पे हम उसको ऑपरेट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज की बात कर रहा है, सॉरी, डिसएडवांटेज की बात कर रहा है किसकी, कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी की। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है मोर पेशेंटोज, ऑप्शन बी ऑपरेट टू हैव द डार्क एडाप्टेशन, ऑप्शन सी डिफिकल्टी इन हैंडलिंग द पेशेंट एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल एवर। तो हमारे ये तीनों के तीनों इसके डिसएडवांटेज होते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ऑल एवर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो हमारा कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ऑप्शन ए है फ्लोरोसेंस, ऑप्शन बी है फॉस्फोरेंस एंड सी बोथ, डी नन। तो हमारा फ्लोरोसेंस फास्फोरेंस में ये डिफरेंस होता है कि जो हमारा फास्फोरेंस होता है इसमें आफ्टर ग्लो होता है, पर फ्लोरोसेंस में आफ्टर ग्लो नहीं होता है। ठीक है, तो जो हमारा कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी है वो हमारा फ्लोरोसेंस पे वर्क करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें आफ्टर ग्लो नहीं होता है, जब तक एक्सरे फोटॉन्स उस पर पड़ते हैं तब तक फोटोमिशन होता है, लाइट इमिट होती है, उसके बाद कोई भी आफ्टर ग्लो इसमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज्ड इन फ्लोरोस्कोपिक स्क्रीन इज मेड अप ऑफ, जो हमारी फ्लोरोस्कोपिक स्क्रीन होती है वो किस फ्लोरोसेंट मटेरियल से बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें कोई भी मॉडर्न वर्ड नहीं दिया गया है, मॉडर्न के बारे में नहीं पूछ रहा है, ना ही इसमें इनपुट फास्फर की बात कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है जिंक कैडमियम सल्फाइड कॉपर एक्टिवेटेड, बी कैल्शियम टंगस्टेट, सी सीजियम आयोडाइड, जी जिंक सल्फाइड। तो हमारा ऑप्शन ए जो दिया हुआ है जिंक कैडमियम सल्फाइड कॉपर एक्टिवेटेड या फिर यहाँ पे सिल्वर एक्टिवेटेड भी होता है। ठीक है, अगर यहीं पे हमारा मॉडर्न मॉडर्न फ्लोरोसेंट के बारे में बात कर रहा होता या फिर इनपुट फास्फर के बारे में पूछ रहा होता तो हमारा सीजियम आयोडाइड ऑप्शन होता है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है इसलिए हमारा जिंक कैडमियम सल्फाइड और कॉपर एक्टिवेटेड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉडर्न इमेज इंटेंसिफायर द इनपुट स्क्रीन इज मेड अप ऑफ, इसमें मॉडर्न इमेज इंटेंसिफायर के बारे में बात कर रहा है और इनपुट स्क्रीन। ठीक है, अब इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, इससे पहले मैं हमने डिस्कस किया था कि इसमें सीजियम आयोडाइड होगा। ठीक है, अगर मॉडर्न की बात करेगा तो सीजियम आयोडाइड, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ एक्सरे इमेज इंटेंसिफायर आर, इसमें इमेज इंटेंसिफायर के कंपोनेंट पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है इनपुट फास्फर, फोटो कैथोड एंड एक्सीलरेटिंग एनोड, बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस एंड सी है आउटपुट फास्फर, डी है ऑल एवर। इस क्वेश्चन में एक करेक्शन भी है, ये जो लेंस है बुक में यहाँ पे लाइंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने इसमें सब करेक्ट करके ही लिखा हुआ है। अगर बुक नहीं भी आपके पास तो इस पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बुक में यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे लाइंस दिया हुआ है, लेंस होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसमें इनपुट फास्फर भी होता है, फोटो कैथोड भी होता है, एक्सीलरेटिंग एनोड भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस भी होता है और आउटपुट फास्फर भी होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 107, सीजियम आयोडाइड
एज इनपुट फॉस्फर इज सुपीरियर बिकॉज ऑफ कि हमारा जो सीजियम आयोडाइड होता है उसको इनपुट फॉस्फर में यूज किया जाता है, उसको क्यों सुपीरियर क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है द वर्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल, ऑप्शन बी ग्रेटर पैकिंग कैपेसिटी, ऑप्शन सी अ मोर फेवरेबल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड डी ऑल एफ, ठीक है। तो हमारे ये तीनों की तीनों कंडीशन है जिसकी वजह से इसको हम सुपीरियर यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसमें इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए है थर्मियोनिक इमिशन, ऑप्शन बी है फोटो इमिशन, सी है मल्टीपल इंडक्शन, डी है नन ऑफ एबव। तो हमारा जो इमेज इंटेंसिफायर होता है वो हमारे फोटो इमिशन पे वर्क करता है, ठीक है, इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हमारा थर्मियोनिक इमिशन किस में होता है, ये हमारे ट्यूब में होता है, ठीक है। तो ये हमारे इंटेंसिफाई स्क्रीन में होता है, ठीक है। अगर फोटो इमिशन की बात कर रहा है मतलब वो इंटेंसिफाई स्क्रीन की बात कर रहा है, अगर थर्मियोनिक इमिशन की बात हो रही है तो वो ट्यूब की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ द इमेज इंटेंसिफिकेशन ओवर कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी, इसमें एडवांटेज पूछ रहा है इमेज इंटेंसिफिकेशन ओवर कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी। ऑप्शन ए है मोर कंजेनल वर्क कंडीशन विथ लेस पेशेंट डोज, ऑप्शन बी है बेटर इमेज डिटेल एंड ब्राइटनेस, ऑप्शन सी है पॉसिबिलिटी ऑफ अटैकिंग देयर थ्री विंग सिस्टम एंड डी ऑल ऑफ देम। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमारा पेशेंट डोज भी ज़्यादा जाता था और बेटर इमेज डिटेल ब्राइटनेस भी इसमें मिलती है। सॉरी इसमें लेस पेशेंट डोज कम जाता था, इमेज डिटेल एंड ब्राइटनेस भी हमें अच्छी मिलती थी और इसमें हम थ्री विंग सिस्टम भी अटैच कर सकते थे। तो ये हमारी तीन की तीनों इसकी एडवांटेज है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 110, द ब्राइटनेस गेन ऑफ इमेज इंटेंसिफायर इज ड्यू टू, जो हमारा इमेज इंटेंसिफायर में ब्राइटनेस गेन होता है वो किस रीजन से होता है। ऑप्शन ए मिनिफिकेशन गेन, ऑप्शन बी फ्लक्स गेन, ऑप्शन सी बोथ एंड डी नन। तो एक फार्मूला है ब्राइटनेस गेन का, ब्राइटनेस गेन इक्वल टू मिनिफिकेशन गेन इनटू फ्लक्स गेन, ठीक है, इसको आप याद रखिए। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लक्स गेन से भी ब्राइटनेस गेन बढ़ती है और मिनिफिकेशन भी डिसाइड करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 111, फ्लक्स गेन इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ फ्लोरोस्कोपिक इमेज बाय अ फैक्टर ऑफ, जो फ्लक्स गेन इंक्रीज होता है ब्राइटनेस उसके फ्लोरोस्कोपिक इमेज कितने फैक्टर से इंक्रीज होती है। ऑप्शन ए है अप्रॉक्स 10, बी है अप्रॉक्स 25, सी है अप्रॉक्स 35, डी है अप्रॉक्स 50। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 50 टाइम वो इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 112, द सिग्नल विच हैव कन्वे फ्लोरोस्कोपी इमेज फ्रॉम image intensifier to video camera where it is converted into series of electric impulse are known as, मतलब वो सिग्नल कौन से होते हैं जो कन्वे करते हैं फ्लोरोस्कोपिक इमेज को इमेज इंटेंसिफायर से वीडियो कैमरा तक, जहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स की सीरीज में कन्वर्ट होता है, उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑडियो सिग्नल, ऑप्शन बी है वीडियो सिग्नल, ऑप्शन सी है गामा कैमरा, डी है नन ऑफ द एबव। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, वीडियो सिग्नल कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 113, टेंडर रूल इज फॉर, कि जो हमारा टेंडर रूल होता है वो किसके लिए होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज, बी है ओल्ड वुमेन के लिए, सी है यंग वुमेन एंड डी है प्रेग्नेंट वुमेन।
तो हमारा जो 10 डे रूल होता है, पहले 10 डे रूल पे कुछ बातें करते हैं। पहली बात तो इसको किसने दिया था, 10 डे रूल किसके द्वारा दिया गया हुआ है, तो ये ICRP के द्वारा ये रूल दिया गया है। ठीक है, ये कहता क्या है कि ये क्या चीज है, ये कहता है कि जो रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन होती है उनका एक्सरे हम तब कर सकते हैं, मतलब 10 डे फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जैसे ये हमारा 28 डेज का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, 1 to 28। ठीक है, ये 14 हमारा ओव्यूलेशन डे से कहते हैं। तो ये जो हमारा 10 डे होता है, इस बीच में हम एक्सरे कर सकते हैं, मतलब पेशेंट को रेडिएशन दे सकते हैं, ये इसके लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो पहले हम 10 डे के अकॉर्डिंग ही एक्सरे करते थे, किसका, जो वुमेन रिप्रोडक्टिव एज की होती थी। बट इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती थी कि बहुत ज़्यादा डेट हमें देनी पड़ती थी, तो किसी दिन बहुत ज़्यादा डेट हो जाती थी, कभी कम हो जाता था। तो हुआ क्या कि इसको रिप्लेस कर दिया गया है, किससे, 28 डे रूल से। अब ये क्या होता है, इसमें क्या है कि हम किसी भी दिन एक्सरे कर सकते हैं, बट पेशेंट है उसकी हम LMP पूछते हैं। अगर सस्पेक्टेड है तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं और उसके बाद हम एक्सरे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 डे रूल किसके लिए था, ये वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज, जो वुमेन रिप्रोडक्टिव एज में होती थी उसके लिए 10 डे रूल हम फॉलो करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंसिटिव मटेरियल इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। ये कह रहा है कि हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सबसे सेंसिटिव मटेरियल कौन सा होता है। ऑप्शन ए एक्सरे कैसेट, बी डेवलपर, सी इंटेंसिफाई स्क्रीन और डी एक्सरे फिल्म। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये हमारा जो एक्सरे फिल्म होता है, ये सब जानते हैं कि ये सबसे सेंसिटिव होता है। अगर इसमें पूछ ले कौन सा पार्ट के एक्सरे फिल्म में सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है, तो वो सिल्वर हाईलाइट होता है। ठीक है, हमारी फिल्म लाइट सेंसिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 115, the amount of energy passing per unit area at a point in a beam of electromagnetic radiation is referred as। कि हमारा जो पर यूनिट एरिया होती है, उस पॉइंट से जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ ऑफ बीम, इंटेंसिटी ऑफ बीम, सी क्वालिटी ऑफ द बीम, डी क्वांटिटी ऑफ द बीम। तो जिस भी एरिया की बात कर रहा हो, किस एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है उस पर यूनिट एरिया से, उसको हम उस बीम की इंटेंसिटी बोलते हैं। कि मान लो ये पर एक यूनिट एरिया है, इसमें से अगर मान लो 10 निकल रही है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही है, और दूसरे से पर यूनिट एरिया से 20 निकल रही हो, तो हम बोलेंगे कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है इससे, इस वाले से। ठीक है, तो उसको हम इंटेंसिटी ऑफ बीम कहते हैं। ये हमारी इसकी डिफिनीशन ही दी हुई है। अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछे तो आप उसको ये लाइन बता सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया एट अ पॉइंट इन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड एट इंटेंसिटी ऑफ बीम। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, द फंक्शन ऑफ द कॉलीमेटर अटैच्ड टू द एक्सरे ट्यूब इज। कि जो हमारा कॉलीमेटर अटैच होता है एक्सरे ट्यूब से, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके फंक्शन की बात कर रहा है, किसके, कॉलीमेटर के। ऑप्शन ए है इंक्रीज एक्सपोजर, कि वो जो एक्सपोजर को इंक्रीज कर देता है। बी डिक्रीज एक्सपोजर, एक्सपोजर को वो डिक्रीज करता है। सी रेस्ट्रिक्ट प्राइमरी बीम को वो रेस्ट्रिक्ट करता है। एंड डी डिक्रीज प्रोसेसिंग टाइम। तो हमारा कॉलीमेटर कहाँ लगा होता है, ट्यूब के नीचे लगा होता है। ठीक है, जहाँ से रेडिएशन पास होती है।
तो ये करता क्या है, जो रेडिएशन हमारी निकल रही होती है उसको प्राइमरी बीम को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो कितने एरिया में पड़े। ठीक है, कि अगर छोटे पार्ट का करना होता है तो हम उसको कॉलिमेट कर देते हैं कि सिर्फ इतने पार्ट में रेडिएशन गिरे। तो हम सिर्फ प्राइमरी बीम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ना कि उसके एक्सपोजर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं कॉलीमीटर से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट करिएगा कि क्या ये एक्सपोजर को कम करता है या बढ़ाता है। ठीक है, ये खाली प्राइमरी बीम को रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, उसके एरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, द फॉस्फर यूज इन फ्लोरोसेंट इज। इस पे अभी काफी डिस्कस हुआ है कि फ्लोरोसेंट में हमारा कौन सा फॉस्फर यूज होता है। तो हमारा कौन सा होता है, जिंक कैडमियम सल्फाइड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 118, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई रिफर टू। कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हुआ है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ऑप्शन ए बी है रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीन, सी है अमाउंट ऑफ द करंट अवेलेबल और डी है वोल्टेज। तो जहाँ भी हमारी फ्रीक्वेंसी का बात करें उसकी डिफिनीशन यही होती है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितनी साइकिल उसको पार कर रही है। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 119, द इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ द स्टैटिक मशीन इज। स्टैटिक मशीन की इलेक्ट्रिक सप्लाई कौन सी होती है। ए सिंगल फेज, बी डबल फेज, सी थ्री फेज एंड डी नन ऑफ एवर। तो हमारी स्टैटिक मशीन की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वो हमारा थ्री फेज की होती है। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, द डिफरेंस इन द डेंसिटी बिटवीन एडजेसेंट एरिया ऑफ द फिल्म इज नोन एज। फिल्म के एडजेसेंट एरिया की जो डेंसिटी होती है उसके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं। ए डिटेल, बी डिस्टोर्शन, सी रिजोल्यूशन और डी कंट्रास्ट। तो जो उसकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है उसे हम कंट्रास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डिटेल या शार्पनेस ये सेम है, रिजोल्यूशन ये सब सेम है आपस में। डिस्टोर्शन ये क्या होता है, ये जो एक्चुअल साइज होता है या शेप होता है उसमें डिफरेंस, उसको डिस्टोर्शन बोलते हैं, मतलब अनइक्वल मैग्निफिकेशन। इसमें इसको हम किस में यूज करते हैं, जो हम मैग्निफिकेशन का टॉपिक पढ़ते हैं उसमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है, डिस्टोर्शन। या फिर हम जो नेक एक्सरे करते हैं सर्वाइकल का, उसमें जब हम लेटरल पोजीशन करते हैं तो डिस्टोर्शन होने की वजह से ही लेटरल पोजीशन में हम एसआईडी इंक्रीज करते हैं। सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, ट्यूब की जो डिस्टेंस करते हैं 180 सेंटीमीटर करते हैं और एपी में हम 120 या फिर 100 पे हम एक्सपोज करते हैं। तो डिस्टोर्शन के वजह से ही अनइक्वल मैग्निफिकेशन होता है एपी लेटरल में, इस वजह से हम 180 पे करते हैं। तो हमारा इस वाले क्वेश्चन का कंट्रास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पे हम किसी दिन और बात करेंगे डिस्टोर्शन पे, आगे इस पे क्वेश्चन है तब डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। 121 क्या कह रहा है, द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग फ्रॉम हीटिंग ऑफ कैथोड इज कॉल्ड। कि हमारा जो कैथोड हीट होता है उससे जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है लाइट एमिशन कहते हैं, बी है फोटो एमिशन कहते हैं, सी है इवेपोरेशन कहते हैं और डी है थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, थर्मियोनिक एमिशन। इसमें होता क्या है, कैथोड को हम हीट करते हैं, हीट होने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। तो थर्मियोनिक एमिशन का मतलब ये हुआ, थर्म का मतलब हीट करना, कि हम उसे हीट कर रहे हैं उसके बाद उससे आयन इलेक्ट्रॉन
एमिशन इमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले मैंने बताया था अगर ट्यूब की बात कर रहा है तो हमारा थर्मोनिक एमिशन ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी है सर विलियम कॉनराड रॉन्टगेन, ऑप्शन सी है आइंस्टाइन, ऑप्शन डी है हॉन्सफील्ड। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे की खोज किसने की, ए गॉस्टोबकी, डी हॉन्सफील्ड, सी मैडम क्यूरी और डी सर विलियम कॉनराड रॉन्टगेन। तो ये सबको पता है कि एक्सरे की खोज किसने की है, सर विलियम कॉनराड रॉन्टगेन ने की है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेट इन द मॉडर्न रोटेटिंग एनोड ट्यूब इज मेड अप ऑफ, इसमें जो हमारा मॉडर्न रोटेटिंग एनोड ट्यूब होता है उसका जो टारगेट होता है वो किससे बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ। ऑप्शन ए है रेनियम टंगस्टन, बी है प्योर टंगस्टन, सी है टिन, डी है कॉपर। तो हमारे टारगेट की बात कर रहा है मतलब एनोड की बात कर रहा है। उसे एनोड को टारगेट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसी पे इलेक्ट्रॉन आके जो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई जाती है वो एनोड पे कराई जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन का टारगेट होता है वो एनोड होता है, इसीलिए एनोड को हम टारगेट भी बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा रेनियम टंगस्टन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए है। हमारा रेनियम कितने परसेंट होता है, 10%, और टंगस्टन हमारा 90% होता है। अगर यहीं पे हमारे एनोड की जगह कैथोड की बात कर रहा होता तो हमारा ऑप्शन क्या होता, तब उसमें क्या यूज होता है, उसमें हमारा थोरियम और टंगस्टन यूज होता है, या फिर थोरिएटेड टंगस्टन बोलते हैं। कितने कितने परसेंट होता है, थोरियम हमारा 2% होता है और 98% हमारा टंगस्टन यूज होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 125 लास्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कैथोड स्ट्रीम यूटिलाइज इन एक्सरे फॉर्मेशन इज, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन किए गए हैं कि जो एनर्जी होती है उसमें से कितने परसेंट एक्सरे फॉर्मेशन में यूटिलाइज होता है। ए लेस देन 1%, बी 80 से 90%, सी 10 to 20% एंड डी 50%। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लेस देन 1%, 1% से भी कम हमारा एक्सरे बनने के लिए वो एनर्जी यूटिलाइज होती है। और कितने परसेंट एनर्जी निकलती है, 99%, मोर देन 99%, ठीक है। तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसकी टेलीग्राम की लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।